हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका आज का 6th लेक्चर है, जो कि आप देख सकते हैं। सो एक बार रिकॉल करते हैं कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़े और अब हमें क्या पढ़ना है। पहले हम लोग देखिए क्लासिफिकेशन को पढ़े, जिसमें देखे कि कैसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड या विनाइलिक, बेंजाइलिक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सारा चीज़ पढ़े। फिर नेचर ऑफ CX बॉन्ड को समझे, फिर इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर बोथ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एडिन्स को देखे, जिसमें हम लोग हेलो अल्केन्स में देखे कि इन्हें हम अल्कोहल से बना सकते हैं। कई सारा स्टार्टिंग मटेरियल को देखे। फिर हम लोग बात की एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से भी बना सकते हैं। और 2 नेम रिएक्शन समझे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर, दैट इज़ फिनकेल्स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये रहा हेलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर हम लोग लास्ट ही लेक्चर में हेलो एडिन्स को कंप्लीट किए, जिसमें हम लोग देखे एरोमेटिक रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से उन्हें हम बना सकते हैं। और फिर सैंडमेयर को देखे। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें मोस्टली हमें यही 3 पढ़ना है: बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉलिबिलिटी। क्वेश्चन आपका यही बॉइलिंग पॉइंट से ही आता है। उसमें भी एक केस होता है जब हम आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स लेने लगते हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे आगे। और फिर इसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा केमिकल रिएक्शन, और इसी के साथ चैप्टर द एंड हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, आज ही नहीं कंप्लीट होगा, बट यही कहना है कि वो आखिरी टॉपिक होगा। उसके बाद बेसिक एप्लीकेशन जो एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, डीडीटी, जो भी कॉमन नेम है, कमर्शियली अवेलेबल यूज होता है, वो सारा एक छोटा सा लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें समय नहीं लगेगा, बट फिर भी चलिए हम लोग बढ़िया से देखते हैं। सो आप पहले हेडिंग देंगे तो आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या 3 पढ़ना है। तो पहले आप देंगे हमें पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड में ऐसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, और 4 केस हमें पढ़ना है। क्या 4 केस है, एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझेंगे, अगर कोई एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं कोई भी, तो अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक जनरल ट्रेंड है कि जब कभी भी हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमें कंपैरेटिव स्टडी करना होता है, और इस पर क्वेश्चन भी आपको बराबर पूछता है। जैसे आप जेईई मेन का देखें या नीट का देखे होंगे, क्वेश्चन एक हमेशा रहता है, से फॉर ऑर्डर में दिया रहता है 4 ऑप्शन, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोकार्बन, या अल्काइल हैलाइड, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहता है और आपको सजाना होता है इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सॉलिबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारा क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है। इसीलिए हम लोग पहले कंपेयर करेंगे कि किस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी को समझने के लिए पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है वो हमें मालूम होगा, तभी तो कह पाएंगे कि किस केस में ज़्यादा होगा। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपको मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक एक करके समझते हैं। पहले आप अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, से फॉर मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड की जगह एक जनरल हैलोजन ले लेते हैं, या फिर आप क्लोरीन ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप ले लो उसकी की जगह मीथेन। इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको मैं कंपेयर करके दिखा सकूं। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हैलोजन है, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सीधा सा बात है, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि एटम की बात हो रही है। क्लोरीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है कि हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा? क्लोरीन का ज़्यादा होगा। इस कारण से ओवरऑल इस मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने के कारण हम कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको भी समझते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कह सकते हैं? अगर आप इसको देखेंगे, ये क्या है? CX बॉन्ड है, यहाँ मैं लिखता हूँ, और ये क्या है? CH बॉन्ड है। तो किस केस में बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा होगा? जब कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर करना है तो हमेशा आपको बॉन्ड पोलरिटी को देखना है, और बॉन्ड पोलरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? डाइपोल मोमेंट को समझना। तो हम क्या देखेंगे यहाँ? डाइपोल मोमेंट। तो हैलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव। तो ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर रहा है। और वहीं इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एज सच इसके जैसा पोलरिटी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो अब पोलरिटी डेवलप करा तो इससे क्या होगा, यही समझते हैं।
जैसे ही पोलरिटी डेवलप किया तो आप यहाँ पर एक CX बॉन्ड लिखिए, यहाँ पर एक और लिखिए और यहाँ पर एक और लिखिए। तो इससे होगा क्या, सभी पे पहले मैं इस तरह से डेल पॉजिटिव देता हूँ, फिर डेल नेगेटिव। तो सिंस एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है, उसके कारण क्या होगा, ये वाला माइनस इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये वाला माइनस इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव इसके पीछे माइनस के साथ करेगा, ये वाला माइनस इसके आगे इंटरेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ इस बॉन्ड पोलरिटी के कारण, चाहे आप इसको वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, डाइपोल डाइपोल कह लीजिए, क्योंकि डाइपोल ही तो क्रिएट हुआ ना, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यही कारण है कि इसके कारण देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ गया। 1 2 3, अगर 3 की बात करें तो यहाँ 3 चीज़ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर इसको मैं सराउंड करके भी बोलूँ तो ओवरऑल ये इसका मॉलिक्यूलर वेट ही बढ़ा दिया। बट यहाँ पर ये भाईचारा तो नहीं दिखा सकता है, यानी इंट्रैक्शन नहीं दिखा पा रहा है। यही रीज़न है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होगा। तो ये दोनों रीजन से समझ में आया कैसे हो रहा है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट है और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, क्योंकि ये एक डाइपोल हुआ, एक और डाइपोल हुआ, आपस में इंट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो। पहला चीज़ क्लियर। अब हम लोग कंपेयर कर चुके हैं एक फंक्शनल ग्रुप से, अब हम लोग खुद में कंपेयर करेंगे। अब अल्काइल हैलाइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, एक आपको एल्काइल है और दूसरा हैलाइड है। तो पहले हम लोग हैलाइड को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग थर्ड में देखेंगे अल्काइल पार्ट को, और चौथे में देखेंगे आइसोमेरिक वाला। यही 4 चीज़ आपको समझना है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर हैलाइड की बात करें तो मैं इन जनरल अगर इसको वेरी कर रहा हूँ तो इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, R आयोडीन, R ब्रोमीन, R क्लोरीन एंड R फ्लोरीन। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सिंस R कांस्टेंट है और मेरा हैलोजन वेरी कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, यानी इस तरह मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी में एक समान होगा, सभी में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही हो रहा है, कुछ नया तो नहीं हो रहा है। हाँ, डाइपोल 19-20 का फर्क होगा, बट मेजोरिटी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो तो रहा है। इसीलिए हैलाइड में क्या है, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। वही अगर आप अल्काइल की बात करेंगे, अब हमें हैलाइड कांस्टेंट रखना होगा। तो मैं यहाँ करता क्या हूँ, ले लेता हूँ सेफ फॉर CH3 CH2 CH2X, ठीक है, CH3 CH2X CH3X। अब आप ध्यान दो, X मेरा कांस्टेंट है, कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा देखो यहाँ पे 3 कार्बन है या 2 कार्बन है या 1 कार्बन है, तो कार्बन चेन वैरी कर रहा है। 3 कार्बन मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, 2 कार्बन उससे कम, 1 कार्बन सबसे कम। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसलिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि नॉट ओनली इन दिस केस, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो स्टार्टिंग होता है फर्स्ट कार्बन, 1 कार्बन वाला, चाहे एल्डिहाइड की बात करें या आप कीटोन की बात करें, एसिड के टर्म में बात करो या अल्काइल हैलाइड में बात करो, स्टार्टिंग का टर्म में आपको जनरली गैस देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हो, बीच का आपको देखने को मिलता है वो लिक्विड होता है, और जैसे हायर ग्रुप में जाते हो, हायर चेन पे, तो वो सॉलिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो आपको क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब जो फोर्थ है, और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये क्या है कि आप देखो, आइसोमेरिक कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन ले रहा हूँ पेरेंट चेन, और यहाँ हैलोजन लगा दिया। अभी क्या है, 1 2 3 4, अब हैलोजन यहाँ लगा दिया, 1 2 3, अब हैलोजन यहाँ लगा दिया। तो ये क्या है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में हो क्या रहा है, आप इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या, ब्रांचिंग हो रहा है। तो अब एक और कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि अगर ब्रांचिंग, ये ऐसे समझो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है, कह सकता हूँ, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका ब्रांचिंग बढ़ गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका थोड़ा कम ब्रांचिंग है और सबसे कम ब्रांचिंग इसका है। अगर आप NCERT की बात करोगे तो आपको NCERT में दे रखा है, अगर हैलोजन की जगह मैं पर्टिकुलरली ब्रोमीन लूँ, यहाँ पे भी ब्रोमीन लूँ और यहाँ पे भी ब्रोमीन लूँ, तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट जैसा कि NCERT में बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, इसका है 375, इसका 364 है एंड इसका 346 है, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। तो यही 4 चीज़ था, क्या था, फिर से देख लो आप, एक अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोकार्बन से कंपैरिजन, दूसरा हैलाइड का इटसेल्फ में आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा,
तीसरा, अगर हैलाइड फिक्स्ड है और हम लोग हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ा रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। और आइसोमेरिक में क्या है, जैसे जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। और क्वेश्चन आप ट्रस्ट मी यहाँ ही से पूछता है, यहाँ से खूब आता है क्वेश्चन, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा फैक्टर, ये अगर आप लिख लिए हो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग यहाँ से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है, डेंसिटी। डेंसिटी बहुत इजी है, यहाँ आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब क्लास 11th का एक चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आप एक पढ़ते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है खूब, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। उसका इमेज आपको यहाँ साइड में दिख जाएगा। तो उसमें क्या है कि पहले आप समझो, बॉइलिंग पॉइंट की जगह मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी की। क्या है डेंसिटी? तो डेंसिटी आपको अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होता है वाटर। अगेन कंपेयर करना पड़ेगा ना, हवा में तो नहीं कह पाएंगे, किसी से तो कंपेयर करेंगे। तो हमारा कॉमन वाटर होता है, इसलिए हम लोग वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। आप लैब में देखोगे या फिर जो आपके एग्ज़ाम में भी आता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, जिसका मैं फ़ोटो यहाँ लगा दूंगा, आप देख लेना। तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। कुछ इस तरह से रहता है सेपरेटिंग फनल, इस तरह से रहता है, इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर आप दो सॉल्वेंट लेते हैं। एक सॉल्वेंट रहता है जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, और हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करना है। तो इस तरह से दो सॉल्वेंट का लेयर बनता है, ऊपर पानी होता है और नीचे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जनरली अगर हम लोग CHCl3 क्लोरोफॉर्म की बात करें, ऊपर एक्वस, इस तरह से हम लोग शेक करके उसको सेपरेट करते हैं, और इसी को कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो ये आपको तभी समझ में आएगा ये नीचे क्यों आया, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है। और डेंसिटी ज़्यादा है, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूँ, यहीं पर एग्जांपल ले लूँ, क्लोरोफॉर्म की बात करूँ, क्योंकि 3 क्लोरीन लगने ही से मतलब इसका डेंसिटी बढ़ गया। यही रीज़न है कि डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो वहाँ आपको देखने को मिलता है वो नीचे होता है, और ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। सो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अ सॉल्वेंट, ठीक। अब जो लास्ट टॉपिक बच रहा है दैट इज योर सॉल्युबिलिटी, यहीं पर लिख लेता हूं। ये है आपको सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी में सिंपल सा फंडा क्या है, अल्काइल हैलाइड है, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक्वस में उतना नहीं होता है। बेस्ट एग्जांपल अगेन यही है, अगर कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमको सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे और इसके मेथड से सेपरेट करेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बट एक्वस में है, क्यों नहीं? सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो पानी का क्या है, पानी का अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें सभी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, इस तरह से आपको हाइड्रोजन, ये कंटिन्यू जाएगा, फिर इस इधर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाएगा। तो अगर कोई चीज़ को हमको सॉल्युबल कराना तो होगा क्या, वो कंपाउंड आएगा, इसके बीच का बॉन्डिंग को तोड़ेगा, इसके बीच का बॉन्डिंग को तोड़ेगा और खुद को इसके बीच में एडजस्ट कराने की सोचेगा। अल्काइल हैलाइड यहाँ आने की कोशिश करेगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी अल्काइल हैलाइड आने की कोशिश करेगा। यानी बहुत सारे ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को हम ऐसे तोड़ तोड़ के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो सीधा सा बात है, बेसिक दिमाग लगाओ। 10 लोग आपस में बैठे हैं, हम क्या किए, उस 10 लोग को तोड़ के खुद 10 लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो 10 लोग आपस में जो चिट चैट कर रहे थे, बात कर रहे थे, और हम अब घुसने की कोशिश की, वो लोग बात करना खत्म कर दिए। यानी वो 10 लोग आपस में बात कर रहे थे तो आपस में स्टेबल थे, जब हम घुस के उनके साथ बैठने की कोशिश किए वो लोग उठ के चल दिए। यानी हम उनके साथ कंपेटिबल नहीं हो पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए। वही चीज़ है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में बॉन्डिंग बना के रखे हुए, जब अल्काइल हैलाइड अंदर गया तो इस बॉन्ड को तोड़ के ही जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं घुस जाएगा। तो जैसे ही तोड़ के जा रहा है तो देख रहा है, बात करो, जा, बात ही नहीं कर रहा है, समझे, मतलब इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो यही रीजन है कि एक्वस मीडिया में ये सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसी के साथ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखे, डेंसिटी देखे, और तीसरा सॉल्युबिलिटी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा नहीं कहेंगे,
एक बड़ा टॉपिक ही है केमिकल रिएक्शन, बट उसको एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। डिटेल में हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। तो अगर आप ये लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दें? ओके, ठीक है। तो चलिए अब केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। अभी तक हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लिए। अब जो मेन टॉपिक यहाँ से उठ रहा है वो है केमिकल रिएक्शन, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द फैक्टर कहें। अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप इन जनरल पढ़े होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उसमें हम लोग जनरली क्या क्या रिएक्शन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट आप कह लो, और पांचवा पायरोलाइसिस कह लो। ये इन जनरल होता है। अब सब्स्टिट्यूशन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस तरह से कई सारा आता है। तो वही हैलो अल्केन का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें पहले आपको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या है केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला चीज़। दूसरा हमें पढ़ना है इसी के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा आपको दे रखा है एनसीईआरटी में रिएक्शन विद मेटल। तो ये 3 टॉपिक पढ़ना। अब आप देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें SN1, SN2, SNI यही सब पढ़ना है। और ये आप देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द पोर्शन है न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक आ जाता है जब हम लोग इसको पढ़ते हैं बेंजीन पे, अगर आपको एक ग्रुप लगा दो, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं जो हम लोग हैलो एरिन्स में देख कर आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1, SN2, SNI। उसी तरह एलिमिनेशन में आप लोग पढ़ोगे E1, E2, फिर रिएक्शन विथ मेटल में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, वुड्स फिटिग, ये सारा चीज़ पढ़ना है। तो आज हम लोग SN2 को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लूँ टाइम कितना हुआ। ओके, सो टाइम इज़ ऑलरेडी अप। सो इट्स बेटर कि हम लोग ये जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम टाइम ज़्यादा ले चुके हैं अब फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ाने में। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं पूरा मॉडल लेके आया था कि अच्छे से आपको समझाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में SN2 की बात की जाएगी। बट अगर आपको SN2, SN1 ये सब जानना है न्यूक्लियोफिलिक, तो ऑलरेडी मेरा एक प्लेलिस्ट है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया, बट फिर भी हम इसको यहाँ भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक को यही रोकते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे SN2 के बारे में एंड प्रॉपर देसी जुगाड़ मॉडल्स के थ्रू। ठीक है, सो यहीं तक रखते हैं वीडियो। हाँ, ये टॉपिक लेंदी हो गया है, मतलब छोटा कर सकते थे बट लंबा चला गया, पढ़ाते में टाइम लग गया। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।